नमस्कार दोस्तों। तो आइडिया ये है कि जब मैं इतने वीडियो बना रहा हूँ, इतने मेहनत कर ही रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये भी करनी चाहिए कि भाई आपके जो सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या आपके कोई भी पर्सनल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं आप, या कोई भी कारण हो, चाहे आप पढ़ाई भी कर रहे हैं, तो अगर आपका कोई पर्सनल प्रॉब्लम है सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो कोई भी वीडियो जब आप देख रहे हैं, अगर कुछ भी सवाल उठता है तो कमेंट में डाल दीजिए। और मैं अगर वो सवाल मुझे पसंद आया, रिलेवेंट लगा, तो वो सवाल मैं हर संडे को या वीक में किसी एक दिन क्वेश्चन आंसर में Q&A में उसको शामिल करूंगा और उसका जो भी उत्तर मुझे सही बेस्ट समझ में आएगा मैं आपको दूंगा। तो इससे आपको एक गाइडलाइन मिलेगा, इंजीनियरिंग पर्सपेक्ट समझ में आएगा किसी भी समस्या का, और उसको समाधान निकालने में आपकी हेल्प हो सकती है। तो आज हम लोग पहला ये Q&A इंजीनियरिंग Q&A शुरू कर रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चंस कमेंट्स में से ही उठाए हैं जो मुझे लगे कि अगर मैं इनका आंसर दूंगा तो ज़्यादातर लोगों को इससे फ़ायदा हो सकता है। तो ये है मेरा इस सेशन को शुरू करने का आइडिया। तो देखिए, सबसे पहला कमेंट जो था, एक बाथरूम प्लानिंग की वीडियो आई थी। बाथरूम प्लानिंग के वीडियो के ऊपर एक कमेंट है कि, हालांकि मैं फ्लैश कर दूंगा कमेंट को यहाँ पे। तो ये कमेंट है कि क्या वास्तु के अनुसार टॉयलेट की प्लानिंग क्या होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें मेरे दो पॉइंट है। पहली पॉइंट है कि वास्तु को कितना आप मानते हैं, मानना ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है, वो हर आदमी का अपना पर्सपेक्ट होता है। मुझे वास्तु पे उतना ज़्यादा रिलाई है नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप इस बात को मानते हैं तो आज के युग में जब इतनी लग्जरी घर बन रहे हैं, आज के युग में आप अगर बाथरूम को या किचन को, चलो किचन तो आप किसी भी सूरत में सेट कर सकते हो क्योंकि किचन घर में एक ही होता है, लेकिन बाथरूम जो होता है आज के दिन में क्या हो रहा है कि हर रूम से अटैच लोग बाथरूम बना रहे हैं। तो हर रूम से जब अटैच आप बाथरूम बनाओगे तो आप अपने डायरेक्शंस और वास्तु को मेंटेन करना आसान नहीं है, लगभग नामुमकिन सा ही है। तो अगर आप पूरे फ्लैट में एक बाथरूम बना रहे हो तो शायद हो सकता है कि आप उसको मेंटेन कर लो विथ सम कॉम्प्रोमाइज़, लेकिन मेरी सलाह तो ये रहेगी कि वास्तु से ज़्यादा आप साइंटिफिक रीजन्स पे जाओ। और साइंटिफिक रीज़न ये है कि आपके बाथरूम में प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, और कोशिश ये रहे कि अगर उसमें धूप भी थोड़ी बहुत आ जाए। अगर धूप उसमें आएगा तो आपका जो, क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशन जो है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाएगा। धूप आने से क्या होगा कि वहाँ हाइजीन मेंटेन रहेगा बाथरूम में, और वेंटिलेशन होने से उसमें बदबू और किसी भी तरह की जो निगेटिव चीज़ें हैं वो उसमें डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो सबसे बढ़िया है कि आप बाथरूम, अगर आप कोशिश करिए कि आपका ईस्ट साइड में हो, उसका वेंटिलेशन खिड़की एक हो, या फिर आपका साउथ साइड में हो, या फिर वेस्ट साइड में भी हो तो चलेगा, क्योंकि ये तीनों साइड में धूप आने की संभावना है। किसी न किसी टाइम पे धूप आएगा, सबसे ज़्यादा धूप आपको साउथ साइड में आएगा। लेकिन अगर आप ओपनिंग नॉर्थ साइड में रखेंगे तो धूप आएगा या आने की संभावना बहुत ही कम है। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपका जो ओपनिंग हो, और ओपनिंग जो हो वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, लाइट उसमें प्रॉपर आना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि वेंटिलेशन का इशू है तो आप उसमें एग्जॉस्ट फैन भी लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेन है। अगर आपको सच में वास्तु से इतना कंसर्न है तो नेट पे बहुत सारी जानकारी है, आप उसे सर्च करिए और कोशिश करके देखिए कि आप कितने वास्तु में उसको सेट कर पाते हैं और आपके लिए वो कितना फंक्शनल साबित होता है। उसके बाद उसी वीडियो पे एक और दूसरा सवाल आया था कि 3.5 फीट बाई 7 फीट में क्या मैं बाथरूम बना सकता हूँ। 3.5 फीट बाई 7 फीट में बाथरूम बना सकते हैं। तो देखिए, उत्तर तो हाँ है, बना तो सकते हैं, बट काफ़ी कंजस्टेड हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास जगह नहीं है, इतना ही जगह आपको मिल रहा है, तो फिर आप बनाइए। क्योंकि देखिए, 3.5 फीट की चौड़ाई जो है ना वो काफ़ी कम है। उसमें आप अगर कमोड भी फिट करेंगे, फिर आने जाने का रास्ता चाहिए, तो उसमें थोड़ी दिक्कत होगी। मतलब वहाँ पे अंदर जाने पे बहुत ही कंजस्टेड फील होगा, लेकिन काम हो जाएगा। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका बाथिंग एरिया है उसकी चौड़ाई आप रख लीजिए 3 फीट बाई 3.5 फीट, ठीक है। और जहाँ पे भी बीच में आप जो कमोड लगा रहे हैं तो वहाँ 2 फीट का जगह कमोड के लिए छोड़ दीजिए। तो 2 फीट उसके लिए पार्टीशन करिए और उसके सेंटर पे कमोड लगाइए, और जो बाकी के 2 फीट बच गए उसमें आप वॉश बेसिन की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अरेंजमेंट कर सकते हैं। बट मेरा सजेशन ये रहेगा कि कम से कम आप चौड़ाई किसी भी बाथरूम का 4.5 फीट से कम मत रखिए। 4.5 फीट से कम में चीज़ें जो हैं वो फंक्शनलिटी में दिक्कत होती है, कंजस्टेड हो जाता है, उसकी साफ़ सफाई में प्रॉब्लम होगी, तो कई सारे प्रॉब्लम है।
तो वो चीज़ें हैं। लेकिन हाँ, जब आपके पास जगह नहीं है तो आप बना सकते हैं, काम चल जाएगा। उसके बाद जो अगला सवाल है वो पूछा गया है कि टेरेस पे वाटर प्रूफिंग के क्या मेथड्स है या कैसे करें, कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करें। और ये क्वेश्चन पूछा गया है सिकासिम वाले, मैंने वीडियो डाला था सिकासिम के एडमिक्सचर्स के बारे में। तो मेरा तो ख्याल है कि आप उस वीडियो को एक बार और ध्यान से पूरा देखिए, उसमें सारी जानकारी दी गई है। सिकासिम जो भी एडमिक्सचर कंपाउंड है वो आपके स्लैब को वाटर प्रूफ नहीं बना सकेगा। चाहे कोई भी कंपाउंड आप मिलाएंगे, सीमेंट में या कंक्रीट में मिला के आप वाटर प्रूफिंग नहीं कर सकते हैं। तो आपको उस जो प्रॉपर तरीका है वाटर प्रूफिंग का रूफ के ऊपर, स्लैब के ऊपर, वो आपको अपनाने की ज़रूरत है, जिसमें बेसिकली 2 तरीके चलते हैं। आजकल जो है नया तरीका है बिटुमिनस मेम्ब्रेन का, जो कि सिका का एक प्रोडक्ट है, आप सर्च कर लीजिएगा। तो बिटुमिनस मेम्ब्रेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि बिटुमिनस सीट होती है, उसको फायर के अगेंस्ट पहले पिघला के उसको छत पे चिपका दिया जाता है और वो काफ़ी अच्छा काम करता है। वो पोर्स के अंदर घुस जाता है और पानी बहुत ज़्यादा इफ़िशियंसी उसकी होती है वाटर प्रूफिंग की। लेकिन फिर उसको अगर आप बिछा के ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर क्या होगा कि आप छत को इतना इजीली यूज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको छत को उसके बाद यूज भी करना है तो आप बेटर है कि उसके ऊपर एक कंक्रीट की लेयर भी डाल दें। पहले आप बिटुमिनस मेम्ब्रेन का वाटर प्रूफिंग कर लें, चाहे आप सिका का लें या और भी बहुत सारे ब्रांड का आता है, जो भी लोकल आप पता कर लीजिए। सिका तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। और उसके बाद जो है आप उसके ऊपर थोड़ी सी 50 mm की एक लेयर कंक्रीट की डालें और डालने के बाद आप छत को भी यूज कर पाएंगे और आपकी जो आरसीसी की स्लैब है उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी बढ़ जाएगी। तो एक तो तरीका ये होता है। और एक ट्रेडिशनल मेथड है जो पुराना तरीका है, वो ब्रिक बैट कोबा मेथड है। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि पहले स्लैब को बहुत अच्छे से साफ़ करके उसको स्क्रैच करके उस पर सीमेंट स्लरी डालते हैं। स्लरी डालने के बाद उस पर 25 mm की प्लास्टर करते हैं। फिर उसके बाद ब्रिक बैट यानी ब्रिक का जो टुकड़ा होता है उसको अच्छी तरह से 24 घंटे पानी में भिगोने के बाद उसको 15 से 20 mm गैप पे रख देते हैं। और रखने के बाद फिर उसमें सीमेंट का प्लास्टर का जो मोटर है वो उसको भर के फिर ऊपर से फिनिश करते हैं। तो ब्रिक बैट कोबा भी वाटर प्रूफिंग में चलता रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी है कि अगर कहीं भी वर्कमैनशिप की प्रॉब्लम हुई तो लीकेज हो सकती है। और कहीं पे अगर एक बार कहीं लीकेज हो गई तो उसको रिपेयर करना आसान नहीं होता है। तो है हर मेथड के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो आप देख लीजिए, उस पर आप इजीली ब्रिक बैट कोबा के ऊपर आप छत का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसको इस्तेमाल करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। उसके ऊपर कोई लेयर देने की भी ज़रूरत नहीं है। उसमें बस ये ध्यान रखना है कि उसमें प्रॉपर स्लोपिंग बनाना है, ताकि पानी अगर ऊपर आता भी है तो रुके नहीं, क्योंकि उसमें चांसेस होते हैं कि सीपेज हो जाएगा। मतलब बहुत रेजिस्टेंट होता है, बहुत हद तक हो जाता है, लेकिन कई बार देखा गया है कि उसमें फॉल्ट्स डेवलप होते हैं। और सेम है इसमें भी, आपका बिटुमिनस भी आप लगाएंगे तो अगर सही से नहीं चिपकाने वाले का एक्सपर्टीज़ में कमी रही, तो बहुत सारे प्रोज एंड कॉन्स है। बट रूफ का वाटर प्रूफिंग तो करना मस्ट है। तो जैसे ही आपका सीमेंट कंक्रीटिंग जब करते हैं उसके 1-2 महीना बाद तो आप उसकी प्रॉपर वाटर प्रूफिंग करा दीजिएगा, ये मेरी सलाह है। अदरवाइज आपके स्लैब का पूरा लाइफ ख़त्म हो जाएगा। छत पे एक्सपोज रहने पे बारिश में पानी आएगा, सरिये में आपका जंग लगेगा और फिर आपकी छत की जो लाइफ है ना एकदम रिड्यूस हो जाएगी। तो वाटर प्रूफिंग कोई भी तरीका हो, जो भी मेथड है उसको तो तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिएगा, तभी आपके छत की लाइफ अच्छी रहेगी, पूरे घर की लाइफ अच्छी रहेगी। तो ये 2 तरीके हैं, आपको जो सूटेबल लगे वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका जो अगला क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसने पूछा है कि वही सिकासिम वाले वीडियो पे ही पूछा है। उसमें सिकासिम की एक प्रॉपर्टी है कि अगर वो एडमिक्सचर आप यूज करेंगे तो आपकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। और ये मैंने बताया था कि इससे आपका वाटर सीमेंट रेशियो कम हो जाएगा। तो वाटर सीमेंट रेशियो कम कैसे होगा, उन्होंने पूछा है कि ये कैसे कम होगा, जब आपने तो वाटर तो कम किया ही नहीं, आपने जो मिक्स बनाया था वो बनाया, उसके बाद सिकासिम डाला, तो कम कैसे होगा। तो बंधु ऐसा है, वाटर सीमेंट रेशियो कम हो कहने का मतलब ये है कि सेम वर्केबिलिटी पाने के लिए, जैसे आपने मोटार बनाया या कंक्रीट बनाया, उसके बाद उसमें सिकासिम डाला तो उसकी वर्केबिलिटी बढ़ जाएगी। तो बिना एक्स्ट्रा पानी मिलाए आपने क्या किया कि उसकी वर्केबिलिटी
बिना एक्स्ट्रा पानी मिलाए आपने उसकी वर्केबिलिटी बढ़ाई, आपके काम करने में सुविधा होने लगी, तो इसलिए मैंने कहा कि वाटर सीमेंट रेशियो जो है वो कम हो गया। क्योंकि अगर सेम वर्केबिलिटी अगर चाहिए होता तो आपको और पानी मिक्स करना होता, तो वाटर सीमेंट रेशियो क्या हो जाता, बढ़ जाता। कहने का मतलब ये था। तो मेरे ख्याल से अब आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। तब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है कि 2 फीट 2 इंच 2 फीट 2 इंच गुना 4 इंच गुना 4 इंच को घन फुट में कैसे निकालें। तो देखिए, जो फीट इंच वाला जो एक वीडियो है, मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और उसका कैप्शन भी डाल दूंगा। उस वीडियो का अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि ये कैसे करना है। देखिए, जब भी आप फीट इंच में कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो सबसे पहले आप सभी डाटा को, चाहे कितना भी फीट हो, इंच हो, सबको इंच में कन्वर्ट करिए। और इंच में कन्वर्ट करने के बाद इंच में पहले कैलकुलेट करिए और उसके बाद फिर वापस उसको फीट में कन्वर्ट करिए। तो ये तरीका होता है इंच फीट के कैलकुलेशंस का। आप इंच फीट में साथ साथ कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे है, आप यहाँ पे क्या करिए, 2 फीट 2 इंच है तो 2 फीट को पहले इंच में बदलिए तो 24 इंच हुआ। और फिर 2 इंच है तो 24 और 2 26 इंच हो गए, यानी लंबाई हो गई 26 इंच। फिर 4 इंच मोटाई है और 4 इंच चौड़ाई है। तो अब आप तीनों को गुना कर लीजिए। तो 26 गुना 4 करिए। तो 26 गुना 4 अगर आप करेंगे तो आएगा 416 और ये आएगा इंच क्यूब में या क्यूब इंच में। ठीक है। अब इसको फिर से अगर आप फीट में बदलना है तो उसको क्या करना है, क्यूब है तो 3 बार 12 डिवाइड बाई 12 करेंगे। तो 3 बार डिवाइड बाई 12 करेंगे तो क्या आएगा, 0.24 घन फीट आएगा या 0.24 फीट क्यूब या 0.24 क्यूबिक फीट आएगा। तो इस तरह से हम इसको निकालेंगे। तो ये बहुत ही ईजी चीज़ था, लेकिन मुझे लगा कि ये कन्फ्यूजन बहुत सारे लोगों में हो सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया। तो उम्मीद है कि आपका ये सवाल का जवाब मिला होगा। अब देखिए, एक बंधु ने बहुत ही रियल क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने पूछा कि मेरा रूफ जो है क्रैक हो गया है, उसको कैसे क्या किया जाए, उसका सलूशन पूछा है। तो दोस्त, रूफ अगर आपका क्रैक हो गया है, अगर वो सरफेस क्रैक है, सिर्फ लीकेज है, तो ऐसे केसेज में हम उसका सॉल्यूशन होता है ग्राउट इंजेक्शन। ग्राउटिंग भी जो है सिका या फॉस्रोक जैसी कंपनियों की आती है, आप वो इंजेक्शन करके उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले वो एक अच्छे इंजीनियर से उसकी जांच करानी चाहिए और ये पता करना चाहिए कि वो क्रैक जो है स्ट्रक्चरल फेलियर से तो नहीं आया है। अगर उसमें कोई स्ट्रक्चरल फेलियर है तो फिर आपको पूरा स्लैब तोड़ के दोबारा बनाना पड़ेगा। तो सिर्फ सुपरफिशियल कॉस्मेटिक इलाज करने से काम होगा नहीं। तो बेहतर है कि कोई भी सॉल्यूशन समझने के पहले आप मुझे अगर उसके कुछ फ़ोटो या पिक्चर्स भेज सकें तो मैं आपको बेहतर सलाह दे पाऊँगा। तो जो मेरी ईमेल आईडी है aks.bits1@gmail.com, उस पर आप कुछ फ़ोटो तस्वीरें उसके लेके डिफरेंट एंगल पे साफ तस्वीरें लेके मुझे भेजिए। तो अगले क्वेश्चन आंसर में अगर वो फ़ोटो आ गए इस वीक में तो मैं उसका आंसर आपको बेटर सलाह दे पाऊँगा कि वो कैसे सॉल्व होगा, सॉल्व हो भी पाएगा या नहीं, अगर होगा तो कौन सा प्रोडक्ट यूज़ करना है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स की रेंज आती है स्लैब क्रैकिंग के सॉल्यूशन के लिए। वाटर प्रूफिंग से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, लेकिन सबसे पहले स्ट्रक्चरल क्रैक की जांच करना बहुत ज़रूरी है। अगला सवाल है, यू आर राइटिंग वेरी स्मॉल। आई एम वेरी सॉरी। सही बात बोल रहे हैं। कई वीडियो में मैं फ्लो में बहुत छोटा छोटा लिखता हूँ, क्योंकि मैं जब लिख रहा होता हूँ तो मुझे तो बड़ा ही दिखता है, बट वो कोई बहुत सारे लोग मोबाइल में देखते हैं तो टेक्स्ट की हाइट जो है कम होती है तो देख नहीं पाते। तो मैं अब कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा बड़ा लिखूँ ताकि आप मोबाइल में भी अच्छी विजिबिलिटी आए। तो मेरी ये कोशिश रहेगी और मैं आपको बहुत बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने ये चीज़ मुझे सुझाया और इससे सारे व्यूअर्स को फ़ायदा हो सकता है। तो थैंक यू वेरी मच। किसी बीम का मोमेंट पता नहीं है और हमें सिर्फ उसका लोड पता है, तो हम मूवमेंट कैसे ज्ञात करें। तो भाई बंधु, मेरे जो हैं वीडियो चैनल पे बहुत सारे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के वीडियोस हैं। मैं जो पर्टिकुलर वीडियो है जहाँ पे इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन मिलेगा, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ या कैप्शन भी डाल रहा हूँ। आप इस वीडियो को जाइए और शांति से अच्छी तरह से देखिए। अगर ये वीडियो आपको समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं आता है तो इसके पहले जो इसकी डिटेल वीडियो है वो भी आप सर्च करके देखिएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका ये सारा जो सवाल है इसका उत्तर उस वीडियो से मिल जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव आंसर क्वेश्चन नहीं है कि इसका मैं 2 लाइन में जवाब दे सकूं।
तो इस वीडियो में मैंने इतने ही क्वेश्चन लिए थे और मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चंस जो हैं आपको क्वेश्चन और उसके आंसर आपको सेटिस्फैक्ट्री लगे होंगे। और अगर आपको ये बेहतर लग रहा है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए कि क्या इस तरह के सेशंस कंटिन्यू करने हैं। हालांकि 2-4 सेशन तो मैं कंटिन्यू ज़रूर रखूँगा। आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया तो ये फर्दर कंटिन्यूड रहेगा। तो ये मेरी कोशिश ये है कि हर हफ्ते संडे के संडे ये सेशन जो है, जितने भी हफ्ते भर के रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं उनको लेके संडे के दिन मैं आपके सारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा। और वो प्रश्न इंजीनियरिंग के भी होंगे, कुछ पर्सनल भी हो सकते हैं, जैसे इस तरह के प्रश्न भी हो सकते हैं कि आप छोटा लिख रहे हो, बड़ा लिख रहे हो। तो इन सब प्रश्नों को मैं शामिल करने की कोशिश करूँगा और आपको सही सुझाव दूंगा ताकि आप अपने सिविल इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को ज़्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकें। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिए और शेयर करिए। और जब भी वीडियो आप देखते हैं कोई भी, तो प्लीज़ पूरा देखिए वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही मेहनत करके बनाता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा अच्छा कंटेंट होता है, बट आप थोड़ा बहुत देख के उसको छोड़ेंगे तो आपको भी कोई बेनिफिट होगा नहीं। बेनिफिट अगर उठाना है तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिए। ये कोई इंटरटेनमेंट की वीडियो है नहीं कि आपको बहुत मज़ा आए। मैं कोशिश करता हूँ कि चीज़ें आपको मज़ेदार करके या आसान करके समझाऊँ, लेकिन फिर भी आपको कुछ सीखना है, कुछ समझना है, कुछ चीज़ें की जानकारी लेनी है, तो थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो आप अगर इस वीडियो के इस जगह तक पहुँच गए हैं तो मेरी सलाह यही है कि प्लीज़ वीडियो को जब भी शुरू करिए, या तो आप ऐसे कैजुअली देखिए ही मत, क्योंकि कोई भी एजुकेशनल वीडियो है उस चीज़ को अच्छे से समझने के लिए थोड़ी शांति से बैठने की ज़रूरत होती है। तो जब भी वीडियो का नोटिफिकेशन आता है और आप अगर कैजुअली कहीं पे हैं तो प्लीज़ उसको मत स्टार्ट करिए देखना। जब भी आप सही समय पे सही टाइम निकाल के नोटबुक लेके अगर बैठ सकते हैं तो आप बैठिए और तभी आप उसको देखिए, तब आप सीख भी पाएंगे। और इससे क्या होगा कि चैनल भी थोड़ा आगे बढ़ेगा। अगर आप पूरा देखेंगे तो आप आधा 10 सेकंड 20 सेकंड देख के छोड़ते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिथम समझता है कि वीडियो अच्छा नहीं है, लेकिन असल में वीडियो बहुत अच्छा होता है। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रख के वीडियो को चेकआउट्स करिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और मेरे जो रिक्वेस्ट है वो भी आप मानेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।